तो सेल डिवीजन सेल साइकिल में अपना एक डिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज माइटोसिस। ओके, बेसिक डिफरेंसेस मियोसिस माइटोसिस में सबको क्लियर है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मियोसिस। द प्रोडक्शन, पहले एनसीईआरटी से ही देख लो, जस्ट इंट्रो एंड मास्क, और अटेंटिव रहना। कई चीजें कॉमन है तो मैं रुकूंगी नहीं, पढ़ा हुआ है, ठीक है। माइटोसिस में बताया, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, each with a complete haploid set of chromosome, amount of DNA is, ये जो लिखा हुआ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, C, 2C, 4C, हाफ C, फटाफट बताओ। C लॉक कर दें, कर देते हैं, ठीक है। गैमेट्स, तो सी अमाउंट में हैप्लॉइड सेट की बात कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस, यस बेटा करें। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, सारी सेल बॉडी में डिप्लॉयड है, हमेशा ध्यान रखना है, सारी सेल्स जितनी है आपके बॉडी में दैट इज डिप्लॉयड। एक स्पेशलाइज्ड इवेंट है जहां पे गैमेट फॉर्मेशन है, जस्ट उस केस में बॉडी में हैप्लॉइड डिवीजन होता है या मियोसिस होता है। तो जिस सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। पहला एमसीक्यू यहाँ मार्क कर लो, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस, दूसरा एमसीक्यू, द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, यहाँ तक पूरा, ठीक है, रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, जो भी क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ हो जाए, ह्यूमन है तो 46 का 23 हो जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, रिजल्टेंट तो चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, जो सेल बन रही है उनको हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। मियोसिस से बन रही है तो डिप्लॉयड डॉटर सेल नहीं होंगी, हैप्लॉइड डॉटर सेल होगी, मार्क करो। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एक यहाँ तक और ये कनेक्टिंग उससे, whereas fertilization restores the diploid phase, इंट्रोडक्टरी में ही बताया हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड बन रहा है तो अगर डिप्लॉयड डिप्लॉयड के बीच में फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो टेट्राप्लॉयड बन जाएगा बेटा, ओके। तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन वी हैव टू रिड्यूस द नंबर, तो डिप्लॉयड को हैप्लॉयड कर दिया, हैप्लॉयड हैप्लॉयड जोड़ दिया और n+n फिर से डिप्लॉयड बन, तो ये सेंटेंस सबको समझ में आया, समझ में आया। meiosis ensures the production of haploid phase, that is the requirement, otherwise 2n 2n आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो टेट्राप्लॉयड बन जाएगा, ओके। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल, तो अब पूरे अगर ह्यूमन का केस देखें तो ह्यूमन के केस में उसके पूरे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड सेल्स कहाँ पे है, सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन, सिर्फ गैमेट्स ही है जो हैप्लॉइड सेल है, तो वो क्या हो गया बेटा, हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्लियर है। हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉयड हैप्लॉइड डिप्लॉयड हैप्लॉइड चल रहा है, गैमेट फॉर्म हुआ, हैप्लॉइड हुआ, गैमेट फ्यूज होगा, फिर से डिप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार 2n है, डिवाइड किया, 2n 2n इक्वेशनल चल रहा है, यहाँ पे देखो 2n है 2n है, डिवाइड किया 1n हो गया, 1 नहीं भी लिखोगे तो सिर्फ n भी करेक्ट होता है, n के पीछे हिडन होता है 1, ठीक है। तो n n, अब ये n में से 2 n फ्यूज करेंगे, जस्ट सपोज यहाँ से एक n गया और एक मैटरनल n आ गया, दिस इज मैटरनल दिस इज पैटर्नल, तो 2n होना है, तो अगर हम ये प्लॉइडी को हाफ करके यहाँ पे नहीं लाएंगे तो फ्यूजन कैसा होगा, 2n + 2n होगा ना, तो लाइन समझो, लाइन स्टेटमेंट है, एमसीक्यू बनेगी, करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization जो हाफ हुआ है उसको रीस्टोर कर रहा है, तो कहाँ पे प्रोडक्शन और हाफ है, रिडक्शन है, वो ध्यान रखना है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट प्रोसेसेस
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और रीस्टोर कहाँ पे होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्लियर है? फ्यूजन ऑफ गैमेट को आप सिनगैमी भी बोलते हो, ब्रॉडली फर्टिलाइजेशन बोलते हो। द डिप्लॉयड फेज, और उसी की रिजल्टेंट डिप्लॉयड बॉडी, डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज का प्रोडक्शन हो रहा है। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. जनरल आपको पढ़ना है प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, और चैप्टर में आपको पढ़ना है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे आपको पढ़ना है। ओके बेटा, तो ये कई जगह इन पे बात होती रहेगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। बस आप ये समझे कि जो कहानी कह रहा है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, this leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. और इससे पहले एक नोटिस सुन लो, ये चैप्टर एंड होने के बाद आपका यूनिट 1 स्टार्ट होगा, तो सो प्लीज कलेक्ट द मॉड्यूल 1। ठीक है, कलेक्ट कर लेना, है या नहीं है वो भी सर कंफर्म कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो कुछ दिन में आ जाएगा, पीडीएफ में दे दूंगी, और होगा तो आप कलेक्ट कर लो। मियोसिस की चलो वो अभी एनसीईआरटी कहीं खो गई, वापस आते हैं तब बात करेंगे। पढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हैं एनसीईआरटी से बाहर, पहले समझते हैं कि क्या है, तो अपने आप पॉइंट्स क्या होंगे वो निकल आएंगे। Meiosis was first time demonstrated by von Wendel, scientist. Salami. First time described by Winnewater, scientist. Salami. Term meiosis very very important. या किसी ने खोजा, किसी ने नाम देके, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, फॉर्मर एंड मोरे रिपीटेड आने वाला क्वेश्चन है। टर्म दिया है meiosis terminology given by फॉर्मर एंड मोरे। Meiosis is a special type of division in which the chromosome duplicate once, but the cell divides twice. एक सेल जो है उसमें क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, मतलब एस फेज की बात हो रही है, दैट टेक्स प्लेस ओनली वंस, एक ही बार वो डिवाइड करेगा सेल के अंदर। डीएनए कंटेंट एक बार डुप्लीकेट होगा, लेकिन जो सेल है वो खुद को 2 बार डिवाइड करती है। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते हो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, एक डिवीजन मियोसिस 1, दूसरा डिवीजन मियोसिस 2। सो वन पेरेंटल सेल प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल। माइटोसिस में कितने प्रोड्यूस हुए थे बेटा? माइटोसिस के रिजल्टेंट कितनी डॉटर सेल बनी आपकी? इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा, सन्नाटा बनाया। हाँ, 2। तो तेज बोलो ना, तेज बोलो एक बार सब जरा साथ में, कितनी सेल बनी? 2। ये कहानी सुनने आते हो ना कि बायो की क्लास है, अब तो सोते हैं आराम से, उसके बाद छुट्टी हो। वन पेरेंटल सेल प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल, क्यों? क्योंकि 2 बार डिवाइड हुआ। तो बेटा सिंपल सी थ्योरी, एक सेल डिवाइड करती है, यूनिवर्सल लॉ है, फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं करते जब तक, तो 2 सेल बनती, फिर ये सेल डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनेगी, ये सेल डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनेगी। तो मियोसिस 2 बार डिवीजन है, इसलिए ये दो इस 2 और इस 2 में कन्वर्ट हुए, तो फाइनली आपको कितनी सेल मिली? 4। कोई कंफ्यूजन? ये पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल, एग्जिस्टेंस खत्म। ये 2 डॉटर सेल फिर से डिवाइड की, 2 डॉटर सेल और 2 डॉटर सेल, इनका एग्जिस्टेंस खत्म, इनका एग्जिस्टेंस खत्म। रिजल्टेंट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। क्लियर? समझ में आ गई? each having half the chromosome number, that's why it is reductional division, and DNA amount than the normal parental cell। जो 2n की कहानी लेके अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहले ही डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट में वो हो जाएगा आपका n, और मियोसिस 2 इक्वेशनल होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, सारे स्टेप वहां पे होंगे, तो n से आपको n मिल जाएगा। तो स्टार्ट किया था एक 2n से, नंबर ऑफ सेल 1, रिजल्टेंट हमें क्या मिला है? नंबर ऑफ सेल 4। कैसे है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है मतलब क्रोमोसोम हाफ है, और ऑब्वियसली डीएनए भी हाफ होगा ही होगा। डीएनए तो हाफ करना मियोसिस का रूल है, माइटोसिस मियोसिस दोनों का, तो क्रोमोसोम हाफ। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ कहाँ पे हो गया? फर्स्ट मियोसिस में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और फिर डीएनए को स्टेबलाइज कर लिया गया, जैसे माइटोसिस में चल रहा था।
मेटाफेज तक अटैच करके सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर दिया गया एनाफेज में, और डीएनए का कंटेंट जो यहाँ पे 4C था वो 2C में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो सी क्योंकि 4 सेल बन रही है तो सभी चले जाएंगे सी में। That's why meiosis is also known as reductional division. रिड्यूस हुआ डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में। meiosis is found in special type of cells known as myocyte. कोई भी कैटेगरी की meiosis हो रही हो, जाइगोट में हो रहा होगा तो भी आप उसको myocytes बोलते हैं। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट। myocytes क्वेश्चन है पीवाईक्यू का बेटा। myocytes are the cells in which meiosis takes place. ओके तो गैमेट में कभी meiosis होती नहीं है, माइटोसिस हो सकता है। जाइगोट है एल्गी का केस, तो एल्गी कैसी होती है बेटा, देखो कहानी समझो बस। एल्गी है हैप्लॉयड, जाइगोट बनेगा तो बनेगा डिप्लॉयड। अब एल्गी को एल्गी वाला हैप्लॉयड ही वापस चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, जाइगोट में कर दिया मियोसिस। तो गैमेट का फॉर्मेशन में मियोसिस हो रहा है क्या है? गैमेट के फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है, तो इससे गैमेट बनेगा हैप्लॉयड गैमेट। हैप्लॉयड गैमेट फ्यूज किए तो डिप्लॉयड, लेकिन वो खुद हैप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड में क्यों ग्रो करे? तो मियोसिस कहाँ पे करना होगा? जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। समझ रहे हो? इसलिए आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि जर्म सेल्स को सिर्फ मियोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे जाइगोट को मियोसाइट बोलेंगे। अब ये सेल जो डिवाइड की है दैट इज द मियोसाइट। समझ में आया? तो ब्रॉडली स्पोरिक मियोसिस होगा तो वो स्पोर हो जाएगा मियोसाइट सेल। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस होगा तो वो जाइगोट हो जाएगा मियोसाइट सेल। और जो आज तक आपने पढ़ रखा है जर्म लाइन सेल्स जिनसे जर्म गैमेट का फॉर्मेशन होना है, वो तो है ही मियोसाइट क्योंकि उनमें मियोसिस हो रहा है। तो मियोसाइट्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस। वो जाइगोट भी हो सकता है, वो जर्मलाइन सेल्स भी हो सकती हैं, और वो आपके स्पोर भी हो सकते हैं। जब आप अलग अलग जगह केसेस पढ़ोगे तो आता जाए। इट इज सीन इन स्पेशल टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मेयोसिस चलती रह रही। जैसे ह्यूमन के केस में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा उस टाइम मेयोसिस होगा। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी ही मेयोसिस कंप्लीट हो सकती है। स्पर्म का फॉर्मेशन आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो तो स्पर्म डेली फॉर्म होता है, लेकिन मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट जो है वो उसमें हाईजैकिंग टाइप के फिनोमेना अरेस्ट होके रखते हैं। ठीक है, तो मेयोसिस कंप्लीट बहुत टाइम के बाद होती है, देखेंगे हम लोग डिटेल में। इट इज रिपोर्टेड इन जर्म सेल्स। अब जो मैंने बताया उसको आपको बुलेट फॉर्म में लिख लेना। जर्म सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स और oocyte। स्पर्मेटोसाइट साइटा मीन सेल, ऊ मतलब ओवम, ओवम को प्रोड्यूस करने वाली सेल oocyte। कोई कंफ्यूजन? साइटा मीन सेल, स्पर्म मीन्स स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाली सेल स्पर्मेटोसाइट। ओके, एंड बोथ आर मियोसाइट्स। क्लियर है? स्टेटमेंट मैंने सही दिया? दोनों में मियोसिस, दोनों मियोसिट से मियोसिस करेंगे और स्पर्म को प्रोड्यूस और ओवम को प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं मियोसाइट्स। कोई दिक्कत? यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी इन्फॉर्मेशन बेटा, एकदम अटेंटिव होके सुनना। स्पोर मदर सेल है एक ऐसी सेल जो कि मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर को फॉर्म कर। तो स्पोर मदर सेल बेटा फ्लॉइड ही लिख दो, 2n होगी मियोसिस, बनेंगे स्पोर, स्पोर बन गए एन। कोई कंफ्यूजन? ये भी क्या हो गई, मियोसाइट सेल हो गई। तो स्पोर मदर सेल एमएमसी एंड एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर मदर सेल। लिख लो जरा तो, मेगा स्पोर मदर सेल ये प्रोड्यूस करेगी फीमेल। ये सिंबल तो समझ में आते हैं ना? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ऑब्वियसली ये आपकी बॉडी की बात नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, दिस इज अगेन अबाउट द एल्गी ब्रायोफाइटा फंजाई के केसेस की बात। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसेस मेल स्पोर। ओके बच्चा, अब स्पोर से पूरा का पूरा फाइटर डेवलप होगा तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, स्पोरोफाइट। याद करो एक दिन मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया था, स्पोरोफाइट। क्लियर?
समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। नहीं, ये अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटा दो, लास्ट वाला हटा दो, उसमें जाने की अभी नहीं। तो एमएमसी एंड एमएमसी, जाइगोस्पोर ऑफ एल्गी एंड फंजाई। जाइगोस्पोर एक ऐसा स्पोर है जिसमें मियोसिस होती है, जाइगोट डेवलप करके स्पोर बना दे। पकड़ो टर्म को, पकड़ो, सिंपल, जाइगोट डेवलप टू फॉर्म और बिहेव लाइक अ स्पोर। सिंपल हम कैसे लिखें? और सिंपल यही लिखें, ठीक है। एक ऐसा जाइगोट जो बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक अ स्पोर, वी कैन कॉल इट जाइगोस्पोर। ओके बच्चा, तो जाइगोस्पोर क्या था? सॉरी, जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड सेल है, सिंगल सेल, वो स्पोर की तरह बिहेव करती है। ओके, तो वो क्या हो गई? जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर में जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे बेटा? आपके फिर से हैप्लॉइड सेल्स आ जाएगी। तो ये भी क्या हो गया? एक मियोसाइट का एग्जांपल हो गया। समझ में आया बेटा? एल्गी और फंजाई में रिपोर्टेड होते हैं सारे स्ट्रक्चर। ह्यूमन के केस में ये जानना है आपको, दिस इज द फॉर ह्यूमन, एनिमल, ह्यूमन, उनमें यही केस चल रहा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हायर प्लांट्स में यही केस चल रहा है, जस्ट टर्म अलग है। वहां पे स्पर्म का मतलब, प्लांट के केस में स्पर्म का मीनिंग होता है सीड, सीड, ओके। और मेल गैमेट जो वहां पे बनाता है दैट इज द पॉलन ग्रेन, सुना होगा तुम लोग। पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से जो चीजें आ रही है इनको थोड़ा रिप्रोडक्शन से आपको लिंक करना है। माइटोसिस तो कहीं पे भी हो रही थी, चलते चल रहे दो, दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ। मियोसिस इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी। रिप्रोडक्शन मतलब कई सारे ऑर्गेनिज, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज, एनिमल में अलग तरीके से हो रहा है, प्लांट में अलग तरीके से हो रहा है, फंजाई में अलग तरीके से हो रहा है, तो आपको एक रेंज चलेगा। बट बेसिक सबके सेम है। मियोसिस हो रहा है तो सब जगह एक ही पैटर्न फॉलो होगा, तो आपको पढ़ना मियोसिस है, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ पे करना है? ब्रॉडली अपने माइंड में, अपने नॉलेज में। आपको फंजाई का केस भी समझना है, आपको एनिमल्स का केस भी समझना है, आपको प्लांट्स के भी केस समझना है। तो मियोसिस इन्वॉल्व्स टू डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस टू। ये जो जनरल नाम होते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा हेट्रोटाइपिक डिवीजन, ठीक है, हेट्रो मीन्स जिसमें पेरेंट सेल, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सिंपल, होमो मीन्स सेम, पढ़ा है ना? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। अब यहाँ पे सेम और डिफरेंट कौन हो सकता है बेटा? सोचो, पेरेंट सेल और डॉटर सेल, यही तो है, पीसी और डीसी। पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, डॉटर सेल डिप्लॉयड है, डिवीजन कैसा हो गया? होमोटाइपिक। पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, डॉटर सेल हैप्लॉयड है, डिवीजन कैसा हो गया? हेट्रोटॉइपिक। मैंने बोला मियोसिस 1 में ही रिडक्शन हो जाता, मतलब 2n से जो n होना है दैट इज इन मियोसिस 1। ओके बच्चा, दिस इज टेक्स प्लेस इन मियोसिस फर्स्ट। तो ये डिवीजन कैसा हो गया? डॉटर हो गई n, पेरेंट हो गया 2n, टाइप ऑफ डिवीजन हेट्रोटाइपिक डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर था 2n, बन गया n, तो टाइप ऑफ डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन। ये पूछेगा नहीं, अब तुम हो चुके हो बड़े, वो करेगा क्वेश्चन को टफ, एग्जामिनर वो पूछेगा हेट्रोटाइपिक डिवीजन कि इस स्टेज में क्या स्टेप होगा, क्या रिपोर्टेड होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट ही नहीं ध्यान में रखते हो कि हेट्रोटाइपिक डिवीजन या नया डिवीजन कौन सा आ गया, तो कंफ्यूज हो जाओ। तो जस्ट आप टर्मिनोलॉजी को डिकोड करो। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन बेटा, ठीक है, मियोटिक माइटोसिस भी इसको कहते हैं, ये टर्म पकड़ना, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इफ सेल गोज अंडर द मियोटिक माइटोसिस, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब वो मियोसिस 2 को पूछ रहे हैं और आप आंसर करके आ जाओगे माइटोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मियोसिस 1 भी नहीं, मियोसिस 2 पे फोकस करना होगा, दिस टर्मिनोलॉजी। होमोटाइपिक क्यों बोले? सिंपल, एन तो ऑलरेडी हो चुका है, एन से अब जो डिवीजन हो रहा है उससे एन डॉटर सेल ही बन रही है, तो दैट इज माइटोसिस। ये डिवीजन को ही हम बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन, और वो है माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या हो गया? मियोटिक की वो फेज जो माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, इज इट मियोसिस 1 और इज इट
meiosis 2. The answer is meiosis 2. क्लियर है बच्चा? तुम लोग को समझ में आ रहा है? आर्या से लेके वैष्णवी, वेदांत, वरुण, नगर को वेदांत आता है ना लास्ट में। हाँ वेदांत, ठीक है, सबको समझ में आ गया? A to V चलता है सर, कॉमन होता है, यूज होता है, मैम के लिए भी होता है, ट्रेडिशनल आप इंग्लिश में यूज कर सकते। चलो, it results in the formation of two daughter cells which have chromosome number half to those in the parental cell, so it is called reductional division or heterotypic division, which meiosis 1. ओके बच्चा, पहले स्टेप में ये हो रहा है meiosis 1, यहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए, ये meiosis फर्स्ट स्टार्ट हो गया है ना? समझ में आया आपको? meiosis फर्स्ट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग फेजेस। अगेन फेज आपको वैसे ही ध्यान रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और meiosis 1 के आगे ही 1 लगा है तो सारी फेज के आगे सिंपल सा 1 लगा दिया बेटा। ओके, लॉन्गेस्ट फेज आपको मिल गई फिर से प्रोफेज 1। सारे डिवीजन आप माइटोसिस, meiosis सारी डिवीजन मिला लो तो भी लॉन्गेस्ट फेज क्या है? प्रोफेज 1 नॉट 2। स्मॉलेस्ट फेज यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि दैट इज एनाफेज 2। ओके बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? सीक्वेंस वही है, पीएमएटी, पीएमएटी। जस्ट उनके आगे पहले meiosis में आपको 1 लगा देना है और सेकेंड meiosis में भी पीएमएटी ही रहेगा, उसमें आपको 2 लगा। ठीक है बेटा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। स्टार्ट करें? प्रोफेज 1 सिंपल सी जो चीजें वहां हुई थी वही यहाँ पे प्रिपरेशन हो रखा है। ये सेल माइटोसिस में नहीं जा रही है तो इसको G2 फेज के चेक पॉइंट पे चेक किया जाएगा, किसके लिए कि ये meiosis प्रोफेज के लिए, meiosis के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है या नहीं। तो प्रोफेज फर्स्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ meiosis, नो 1 नो 2, दोनों को पूरे कंप्लीट meiosis का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इट इज 100 to 200 टाइम्स लॉन्गर। ओके, कंपेयर कर रहे हैं उससे 100 to 200 टाइम्स, मतलब जस्ट सपोज 1 आवर लग रहा होगा तो यहाँ पे 100 घंटे से लेके 200 घंटे लग सकते। डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, यही है आपकी meiosis का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही घूमे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब इसके लिए चले जाओगे निमोनिक में तो सुनते रहो निमोनिक, तुम क्या करोगे? LZP-T² हो गया तैयार, ठीक है? LZP-T²। फिजिक्स में कुछ ऐसा लिखते हो कहीं पे? पढ़ाया गया अभी कुछ? कहाँ पे? चलो ठीक है, तो एल से लैप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैकाइटीन, डी में पहले आपको डिप्लो लाना है फिर आपको डाया लाना है। डिप्लोटीन, डाया। अब इतनी चीज याद हो जाती है, जब आपको अंदर के स्टेप्स याद करने पड़ते हैं तो ये अपने आप याद हो। और अगर आप यहीं पे उलझे हो कि ये सीक्वेंस आपको नहीं याद हो रहा है तो बेटा अंदर के स्टेप्स तो सब मतलब सिर्फ आप रट रहे हैं। इसके नाम नहीं है, लेप्टा, लेप्टा मीन्स थ्रेड। देखो हम नाम तोड़ देते हैं, अब देखो जाइगो, जाइगो मीन्स टू, डायड टेट्राड कंडीशन। पैकाई मतलब एक्सचेंज, सारे एक्सचेंज यहीं पे होंगे, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन जो आपने लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग देखी थी वो स्प्लिटिंग स्टार्ट कंप्लीट। डायाकाइनेसिस मतलब ये अलग स्प्लिटिंग है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आपको सिनेप्सिस वगैरह का फॉर्मेशन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इस जब अंदर के इवेंट आप पढ़ते हो तो ये अपने आप याद रहता है, फिर भी आप इस तरीके से लिख लेना LZP-T²। नाउ फर्स्ट इज लैप्टोटीन, also called thin thread stage। तो लैप्टा मीन्स थिन थ्रेड। कौन सा स्टेज है बेटा? क्या है ये थिन थ्रेड? मतलब क्या क्या है ये? ऊन के धागे, वो एग्जांपल थे। एक्चुअल में क्या है? क्रोमैटिन, ठीक है, डीएनए है जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस में है, उनको करना है कंडेंस। इन लैप्टोटीन द क्रोमोसोम अपीयर्स लाइक थिन स्ट्रैंड्स।
इन ईच क्रोमोसोम सेवरल क्रोमोमियर्स मतलब आर ऑब्जर्व व्हिच गिव्स द क्रोमोसोम अ बीडेड अपीयरेंस। अगर हम एक थ्रेड बनाएं और थ्रेड पे हम जगह जगह कहें कि थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने उस पे मोती लगा दी, बीड्स लगा, ओके। उसी तरीके से क्या है कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा कंडेंस्ड है, थ्रेड यहाँ पे कंडेंस हो गया, बाहर से कुछ और नहीं आ रहा। जस्ट आप समझो कि आपके थ्रेड में आपने नॉट बना दिया, धागे में आप गांठे लगाते जा रहे, ओके। तो ऐसे डॉट्स को बोलते हैं क्रोमोमियर, क्रोमोसोम के ऊपर स्पॉट्स, ठीक है, बीड्स। तो इससे उस क्रोमोसोम को क्या मिला, एक बीडेड अपीयरेंस मिला। फुल कंडेंस के पहले वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कंडेंस हो रहा है और उससे उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोमियर, दैट इज नॉट सेंट्रोमियर। तो आपको ध्यान रखना होगा ये चीज कि ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये क्रोमोमियर की बात है, क्योंकि बीडेड अपीयरेंस में जो बीड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर के नहीं होते, वो क्रोमोमियर के होते हैं। क्रोमोमियर भी डीएनए है, सेंट्रोमियर भी डीएनए, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोटीन लिपिड आरएनए होते हैं वो है वहां पे, लेकिन ये मेनली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द जस्ट कॉइलिंग ऑफ कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। अगेन आपको देखना है द कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिंस, जो हुआ था पहले भी अपने अर्ली प्रोफेज में वही यहाँ पे चल रहा है। द क्रोमोसोम सोर्स पैरानेमिक क्वाइलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैक्टोनेमिक माइटोसिस में पैरानेमिक स्पाइरलाइजेशन रिपोर्टेड है आपका मियोसिस में। क्वाइलिंग ड्यूरिंग स्पाइरलाइजेशन, इसमें पैरानेमिक हम आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, कल बताते हैं पैरानेमिक, ठीक है, वीडियो लेना पड़ेगा। The longitudinal splitting of chromosomes takes place except centromere, but it is not visible under the normal microscope. डायरेक्ट आपको दिख रहा है, प्रोफेस की लास्ट स्टेज का दिया इसने कि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, एस्पेस वगैरह यहाँ पे नहीं किया है कवर, वो सब कॉमन है, वैसे ही होके आया है। अब जो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए और कंडेंसेशन हो गया है, वो डीएनए क्वाइलिंग के बाद सिर्फ अपने सारे पोजीशन से हट जाएगा, सेंट्रोमियर से ज्वाइंट रहेगा, टेक्स प्लेस एक्सेप्ट सेंट्रोमियर। द टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बुकेट अरेंजमेंट बताया, ठीक है। टीलोमियर क्या होता है, टिप पे टर्मिनल है, इसका टीलोमियर कहाँ है बेटा, दिस वन एंड दिस वन। अब कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन इस कंडेंसेशन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ओके। The telomere of chromosomes are attached to the nuclear envelope, which gives this a bouquet arrangement. देखो आप यहाँ पे अरेंज है, ये टच है, ये यहाँ टच है, इसी तरीके से आप पूरे 46 क्रोमोसोम को ले आओ तो वो कुछ इस तरीके से आपको फैले हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे, जस्ट लाइक कि कई सारे फ्लावर्स हैं और एक पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सब अटैच्ड, तो एक बुके अरेंजमेंट दिखता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेस 1। सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी मैंने बताया सेंट्रोमियर के अलावा आपको जो बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं थ्रू द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स कंडेंसेड ड्यूरिंग कंडेंसेशन, दैट इज द क्रोमोमियर। ये सब क्या है, क्रोमोमियर, ओके। और जो डेंस रहेगा सबसे डेंस, दैट इज सेंट्रोमियर। तो लैप्टोटीन में क्या हुआ, बेसिकली सिर्फ क्या हुआ, वहां पे आपका एक फेज स्टार्ट हुआ, उस फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट हुआ है और पैरेलली सेंट्रियोल वहां पे यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल रहेगा, उसका मूवमेंट अभी देखेंगे। अभी हम लोग क्रोमोसोम्स के बेसिक्स पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज 1 के अंदर अलग अलग स्टेजेस चल, ठीक है बेटा। तो जाइगोटिन, अब जो आपको दिख रहा था ना कि पैकाइटिन में सॉरी लैप्टोटिन में सिंगल सिंगल थ्रेड आइसोलेट हो रहे हैं, अभी क्या होने वाला है, पेयर बनेगा। पेयर किसका बनता है, होमोलॉगस, ठीक है। आपके हर हर एक सेल के अंदर आपके जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 23 आए हुए हैं आपकी मम्मी से और 23 आए हुए हैं आपके पापा से, एंड दे आर सेम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इसके पास, इसके क्रोमोसोम के पास आपके आंखों के कलर की इंफॉर्मेशन थी, तो मम्मी के क्रोमोसोम क्यों पीछे रहेंगे, उसके भी क्रोमोसोम के पास आपके आंखों के कलर की इंफॉर्मेशन है, ओके। लेकिन एक्सप्रेस क्या होगा वो बाद में डिसाइड होगा, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन बना देंगे, क्योंकि आपके पास तो एक ही आंख का कलर आया,
एक कॉम्बिनेशन आया, आपकी आंख का कलर बदलता तो है नहीं कि दिन में कुछ और दिख रहा है रात में कुछ और हो गया, ठीक है बेटा। तो एक ही कलर जब आया तो इन दोनों ने डिसाइड किया, इनकी मिक्सिंग हुई और रोज के रिजल्टेंट ट्रेट आता है। तो जाइगो को आपको समझना है, डिप्लॉयड में जाइगोट जैसे बोलते हो वैसे ही जाइगो मीन्स टू थ्रेड स्ट्रक्चर, टू थ्रेड, और टू को बोलते हैं पेयर बेटा, आगे आपका पेयर। तो also called paired threaded stage, this surface is characterized by the pairing of homologous chromosome. homologous मतलब एक जैसे इंफॉर्मेशन को रखने वाले क्रोमोसोम, जिनके पास एक इंफॉर्मेशन वेरी कर सकती है, लेकिन आंख का कलर है तो आंख का कलर होगा, हाइट है तो हाइट होगी, दोनों की हाइट वाले आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो लाइक इक्वल कंपटीशन, जैसे जस्ट सपोज कोई टीम है, खड़ी है, तो कैप्टन कैप्टन आमने सामने, गोली गोली आमने सामने, प्लेयर आमने सामने, बॉल अगर क्रिकेट की टीम ले ले तो बॉलर सामने सामने, ठीक है। पेयरिंग कैसे है, ये भले ही ऑस्ट्रेलिया हो, ये भले ही इंडिया हो, लेकिन वो खड़े कुछ इस तरीके से हैं कि आपस में पेयरिंग बना के उन्होंने खड़े हो, ठीक है। तो बैट्समैन बैट्समैन का बन गया एक पेयर, और बॉलर बॉलर का बन गया कैप्टन कैप्टन। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होमोलोगस पेयर हो गया, जो कॉमन है। लोगस मीन्स होता है लोकस, लोकस मतलब लोकेशन, लोकेशन मतलब इंफॉर्मेशन, जीन के पास जो इंफॉर्मेटिव लोकेशन है वो दोनों की सेम है, दैट्स व्हाई दे आर होमोलोगस। कोई डाउट? ओके। इसी होमोलोगस क्रोमोसोम के आमने सामने की और पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस और सिंडेसिस। सिनेप्सिस और सिंडेसिस का फॉर्मेशन माइटोसिस में नहीं हुआ था, वहां आमने सामने क्या थी, सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो फिर से ध्यान से, यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, ये क्रोमोसोम है, इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर है, क्रोमोमियर को छोड़ दो उसका कोई रोल नहीं है फिलहाल, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम है, उसने भी डबल किया हुआ है, उसकी भी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे चार के बीच में कहानी चलने वाली, चार सिस्टर क्रोमेटिड, और यही चारों अलग अलग होंगी तो चार सेल बन जाएंगी, एन 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 एन। तो ग्राउंड समझो पहले। तो होमोलोगस पेयर के बीच में पेयरिंग हो गई, वहां 46 क्रोमोसोम अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने में रोल प्ले कर रहे हैं, कोई पेयरिंग नहीं थी। तो सिनेप्सिस एंड और सिंथेसिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं सिनेप्स फॉर्मेशन। जो ये दोनों होमोलोगस पेयर एक दूसरे के सामने आ गए, दैट इज द जाइगोटीन, और इसमें सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस इज ऑफ थ्री टाइप, प्रोसेंट्रिक, प्रो टर्मिनल, रैंडम। टर्मोलॉजी को ही समझो, प्रोसेंट्रिक जहां पे पेयरिंग बिगिंस हो सेंट्रोमियर से। अब देखो ये आमने सामने आना, आमने सामने आके ऐसे खड़े नहीं, ठीक है, अभी बस समझते चलो क्या चल रहा है इनके बीच में। तो यहाँ पे अगर इन्होंने पेयरिंग मतलब एक दूसरे के आइडेंटिकल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीन, और आमने सामने कहाँ से पहले पहले कहाँ पहुंचे, सेंट्रोमियर पे पहुंचे आमने सामने, ठीक है। तो दैट इज बिगिंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर, कॉइलिंग होगी। अभी इनके एक्चुअली फेनोमेना भी बता देते हैं हम तुम्हें। अभी जब तुमने डीएनए को कंडेंस कर दिया ना, कुछ डीएनए के थ्रेड बाहर निकले, फुल्ली कंडेंस नहीं है। तो ये जो फुल्ली कंडेंस नहीं होता है, दैट इज द बाय चांस फेनोमेना कि ये डीएनए इससे उलझ जाएगा, इसके डीएनए से उलझ जाएगा। सिंपल। चलो यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरीज पहले समझते हैं, नहीं तो ऊपर से चलते हैं। दो बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं, अपने अपने खिलौने लाके वो खेलते हैं एक जगह, ठीक है, कभी उसके घर पे कभी उसके घर। फिर मम्मी लोग के कमांड आ जाते हैं कि बेटा हो गया टाइम, घर आ जाओ वापस। तो वो अपने अपने खिलौने समेट के चलने लगते हैं और घर चले जाते हैं। देखा है, ये जनरल केस हमारे चारों तरफ है। अब उसी केस में क्या हो रहा है, एक बच्चे ने जिद करी कि मुझे इससे खेलना है, उसका ये वाला खिलौना मुझे चाहिए। तो मम्मी लोग थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, बेटा आज के लिए तुम ये रख लो। दूसरा बच्चा कहेगा मुझे भी इसका चाहिए, तो दूसरी मम्मी भी थोड़ी समझदारी दिखाएगी, ठीक है तुम ये रख लो लेकिन घर चलो, कल जाके इसका रिटर्न कर। तो लेके मटेरियल एक जैसा गए थे, अपना अपना गए थे, लेकिन लौटते वक्त एक एक एक्सचेंज हो। दिस इज द सिंपल क्रॉसिंग ओवर, कुछ नहीं होता। डीएनए बाहर की तरफ है, डीएनए फ्री है, धागे बाहर की तरफ है, धागे फ्री हैं, उलझ सकते हैं, अभी अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं गए हैं। और सेल यहाँ पे चेकिंग करती है कि इतना
रेप्लिकेशन रह गया है, इसको आप रेप्लिकेट करके प्रॉपर फिर कंडेंस कर दो, तो कुछ अमाउंट ऑफ रेप्लिकेशन इज स्टिल गोइंग ऑन इन दैट केस। ओके, और उसी टाइम में जब वो फंक्शनल थ्रेड फ्री है, वो डीएनए बाहर की तरफ है, तो वो उलझ जाएगा अपने सामने वाले डीएनए से। अब आपको यही देखना है कि वो जो सामने वाला डीएनए है और ये जो उलझन ऑफ डीएनए है दैट इज सेंट्रोमियर के पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो उसको बोलते हैं प्रोसेंट्रिक। टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट हुई, टेलोमियर है टर्मिनल पे, दिस इज टेलोमेरिक एंड। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रो टर्मिनल। और इन दोनों के अलावा पॉसिबिलिटी क्या है? देखो बेटा, क्रोमोसोम है, फिर से ध्यान से समझो। क्रोमोसोम है तो इसकी पॉसिबिलिटी है या तो ये टर्मिनल, या तो ये टर्मिनल, या तो ये एक्सिस। ओके, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया प्रोसेंट्रिक, दिस वन इज ए प्रोसेंट्रिक, दिस वन इज बी, बी प्रो टर्मिनल। इसके अलावा जहां से भी हो जाए, इस जगह पे कहीं से भी अगर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज रैंडम, बाकी सारी जगह क्या होगी? रैंडम। अब अगर आप ये सारी चीजें बनाने लगोगे तो यहाँ पे हजारों के सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, उसमें फिर आपका यही बनता है। क्लियर? तो उसको बोल दिया गया रैंडम। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़े बेटा, मीटिंग ओवर हो जाएगी, सेम लिंक से रिज्वाइन कर लो। द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज इन जिप लाइक मैनर। सिंपल, आप बैक के जिप बंद करते हो, ठीक है, आप देखो एक जिप का एक पार्ट एक साइड है, दूसरा पार्ट दूसरे साइड है, तो पेयरिंग कैसे स्टार्ट हुई? जस्ट आपने जहां से जिप, सपोज यहाँ से जिप लगाने स्टार्ट की, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ चले गए और हो गई पेयरिंग, बंद हो गई, क्लोज हो गया चेन, तो जिप लाइक मैनर। क्लियर? यहाँ पे है उसका पॉइंट, तो नीचे की तरफ जाएगा तो जिप नीचे की तरफ हो गया। इस तरीके से आपको समझ। इट मीन्स lateral axis of homologous chromosome is paired। अब देखो, जब आपकी चेन बंद हो रही है तो जो बाइंडिंग पैटर्न है वो यहाँ चलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? तो अभी आप ध्यान से यहाँ पे देखो, जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं जिप लाइक मैनर है। और आपके आसपास जहां पे भी आप देख रहे हो अपने बैग वगैरह में, तो उसको देखो, जिप को जब भी जिप ज्वाइंट होती है, तो अगर जिप ऐसी है, एक जिप में ये दो एक्सिस है, एक जिप में दो एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग होती है, ये अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे। इज इट क्लियर? इट मीन्स lateral axis of homologous chromosome is paired। सेम वे में आप देखो, जब डीएनए दोनों से निकला हुआ है, थ्रेड निकला हुआ है, तो डीएनए की पॉसिबिलिटी जो कॉइलिंग की है दैट इज यहाँ पे। ओके, एक दूसरे में उलझने की टेंडेंसी वो कहाँ है? यहाँ है। ये तो अपना फ्री है, ये अपना फ्री है। रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? ये एक्सेस फ्री है, ये एक्सेस फ्री है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमेशा यहाँ पे। इज इट क्लियर? It means lateral axis of homologous chromosome is paired. The paired chromosomes are known as bivalent। ये अपने आप में क्या है? मोनोवैलेंट। ये अपने आप में क्या है? मोनोवैलेंट। और ये दोनों एक साथ क्या है? बाइवैलेंट। ठीक है, वैलेंसी इसकी हो गई दो, एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, कैसे भी याद करो, बस बाइवैलेंट केस समझो। When the entire lateral axis of homologous chromosome is paired, the structure is known as synaptonymal complex। स्टार्ट हुआ यहाँ से और गया यहाँ तक, स्टार्ट हुआ यहाँ से गया यहाँ तक, स्टार्ट हुआ यहाँ से गया पूरा ऊपर तक, वो है सिनेप्सिस का स्टार्टिंग, कि सिनेप्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, धागे उलझने स्टार्ट हो। ओके, लेकिन जब पूरे उलझ चुके हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उलझने की वो कंप्लीट हो गई, तो उस टाइम आप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड इट फॉर्म्स इन जाइगोटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिनेप्स का फॉर्मेशन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसमें? टू जाइगोटी। ओके बच्चा, इट वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय द मोजेस। साइंटिस्ट आ रहे हैं फिर से एक, कहाँ पे? क्रेफिस। ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। स्पर्मेटोसाइट, अगेन मेयोसिस करने वाली सेल, एनिमल है क्रेफिस, तो कहाँ होंगे? स्पर्म्स या ओसाइट होगी या स्पर्मेटोसाइट होगी, तो किसमें देख लिया उन्होंने? स्पर्मेटोसाइट में। किसके? क्रेफिश के। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अब हमने तुम्हें पहले भी बोला था कि एक बैकग्राउंड में आप एक पॉइंट सब
कांस्टेंट कर दो कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन चल रहा है और ये मेटाफेज तक चलता रहे। अभी यहाँ पे तो आपने देखा कि थ्रेड ही बाहर निकले और रेप्लिकेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी हायर लेवल की इंफॉर्मेशन है, जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको ये सब पॉइंट आपको मिलेगा कि जो रीजन है कि यहाँ पे वेरिएशन क्या है। तो 0.3 to 0.14% डीएनए रेप्लिकेट्स इन जाइगोट। इसको आपको तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देना है जब तक आपसे पूछ नहीं रहा है। ओके, रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में होता है, इतना हम लॉक करके चल रहे। क्लियर? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कंटिन्यूस इन दिस सबफेज, चल रहा है वो। 0.3 to 0.4% डीएनए replicates in zygote. This DNA is known as zig DNA. वो डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहे हैं एकदम मतलब हायर लेवल इंफॉर्मेशन। इसको ऐसे समझो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी बात होगी, ठीक है। अरे तुम मेरे पर्स में, पता नहीं अभी पर्स है भी कि नहीं, अगर मेरे पर्स में पैसे देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत होगा 500, 1000, 100, 10, 20, ये भी हो सकता है कि पड़े हो, कोई काम ही नहीं है, घर से आना जाना है, तो हम क्यों पैसे लेके चलेंगे? ठीक है, मेरे अकाउंट में जाओगे तो भी एक रेंज ऑफ मनी होगी, वहां पे लाख में बात कर सकते हैं। अब मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो बेटा लाख के अंदर ही जाएंगे, मेरे पास से पर्स से मांगोगे तो बहुत होगा। मैं अगर तुम्हें कैश में हेल्प चाहिए तो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए ऑल ऑफ सडन तुम मांगोगे, तो यही मेरी लिमिट है। ओके, तो मेरा 0.3 0.4% बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अंबानी जी से चले जाओगे पैसा मांगने, ठीक है, तो 0.3 0.4% में अपनी कई पुश्ते संभल जाएंगी। समझ में आया? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 0.3 0.4%। इसको आप इतनी छोटी बात से नहीं समझना, वहां पे बहुत आपके डीएनए का रेंज पता है ना, आपको बताया बेसिक्स में। अगर आप यहाँ से डीएनए अपने पूरे बॉडी के डीएनए जोड़ दोगे तो आप चांद तक चले जाएंगे आपका डीएनए, और वो वापस 2 राउंड लपेट के फिर अर्थ तक वापस आ जाए। तो इतने लंबे डीएनए को हम, अब 46 क्रोमोसोम इसमें सब और पूरे बॉडी के प्लस है, तो आप उतना भी नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि उसका जो पार्ट है सेल का, जो 2 मीटर का आप पार्ट बोल रहे हो, उस लेंथ ऑफ डीएनए में अगर 0.3 0.4% रेप्लिकेट नहीं हुए हैं तो इट मैटर्स। ओके, तो बिफोर द क्रॉसिंग ओवर उनको क्या करना होगा कि पहले अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट करो, नहीं तो एक डॉटर सेल और 2 डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ये जर्म सेल्स की कंडीशन, समझ में आई बात? ठीक है, तो जस्ट जैसे 100 रुपए है, 100 को डिवाइड करना है इक्वली, तो 50-50 में हम कर सकते हैं। जब 2 नोट होगा बेटा, 100 को तो हम फाड़ेंगे तो है नहीं, किसी काम का नहीं रहेगा। क्लियर? तो सिंपल, यहाँ पे जब सामान देके हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं बेटा की लेंथ ऑफ डीएनए, और उसमें कुछ अधूरा रह गया और उसकी इम्पोर्टेंस है, तो उसी को रेप्लिकेट करने के लिए ये थ्रेड बाहर आते हैं। खुल गए थ्रेड, फंक्शनल हो गए, खुल गए तो ये उलझ जाएंगे, किससे? जिससे जो होमोलोगस क्रोमोसोम बगल में खड़ा है। और उलझे भी कहाँ से? उसके लेटरल साइड से। थ्रेड तो निकला इधर भी, लेकिन ये बगल में जो आया उसके लेटरल साइड से उलझ जाएगी। क्लियर है? तो 0.3 to 0.4% डीएनए रेप्लिकेट्स इन जाइगोटे। दिस डीएनए इज नोन एज जिग डीएनए, जिनका रेप्लिकेशन एस फेज में नहीं हुआ था। ओके, सो टू परफॉर्म रेप्लिकेशन द डीएनए स्ट्रैंड्स आर डीकंडेंस्ड। उनको निकलना पड़ेगा, तो मतलब उस एरिया को डीकंडेंस में रहना पड़ेगा। कंडेंसेशन तो स्टार्ट हो ही गया था, तो पहले चेकिंग हो गई और छोड़ दिया गया कि भाई अभी ये रेप्लिकेट नहीं है। अमाउंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पेरेंटल डीएनए। ओके, Perhaps this prevents results in pairing of chromosome। और ये इतना इजी नहीं है जितना लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला ये आप हायर स्टडी में पढ़ो। जब सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे स्टेप्स देखते हैं कि ये क्यों रह गया। अब आपको कोई क्वेरी आनी चाहिए कि जब ये यहाँ पे रह गया तो G2 फेज में क्यों नहीं अरेस्ट कर दिया गया, आपने वो भी बताया। ठीक है, तो इसलिए एक हर जगह की एक सर्टेन लिमिट है कि कौन कितने लेवल तक चेक करे। आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो तो एयरपोर्ट की वहां पे गार्ड जो स्टार्टिंग में खड़े हैं, जब आप कैब से उतरे हो, वो वहां पे भी चेकिंग करते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ, जब तक आप प्लेन के अंदर नहीं चले जा रहे हो, तब तक आपको कई डिफरेंट डिफरेंट चेकिंग स्टेज से जाना पड़ता है। ओके, तो अभी आपका बहुत छोटा वाला लेवल चल रहा है सेल डिवीजन का, आप बस इसको डाइजेस्ट कर लो। क्लियर? ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना। देन एल हो गया, जेड हो गया, अब क्या आएगा बेटा? पी, पैकाइटी।
ओके, जो बच्चे खिलौने लेके जाने की जिद करने वाले हैं वो चीजें कहाँ पे होगी, पैकाइटिन। तो ऑल्सो कॉल्ड थिक थ्रेड स्टेज, क्योंकि कंडेंसेशन बढ़ रहा है बेटा, ठीक है, थिकनेस आ रही है। द क्रोमोसोम शोज फर्दर कंडेंसेशन चल ही रहा है। द लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ बिकम विजिबल, दिखने लगे। अब ये कैसा हुआ, जैसे बेटा फिर से वही कहानी चले जाओ, मोनाड और डायाड याद आ रहा है, मोनाड कंडीशन, डायाड कंडीशन, ठीक है। इसके पीछे एक और क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड होगी, वो आगे इधर बाहर, क्लियर है, बाहर आगे। इसके पीछे भी होगा, इसका भी सेम, वो भी आगे बाहर। ओके, तो उस केस में आप बोल रहे थे मोनॉड डायड, यहाँ पे क्या है, डायड प्लस डायड, द कंडीशन इज टेट्राड। क्लियर है, किस स्टेज में, पैकाइटिन स्टेज में। उलझे हुए कौन है बेटा, समझो अब मेरी बात, उलझे हुए कौन है, जो इधर के साइड में थे वो तो उलझे हुए हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में आपको बाइवैलेंट स्ट्रक्चर दिखता है, और पैकाइटिन में आपको बाइवैलेंट टेट्राड कंडीशन दिखता है। अभी भी वो दो क्रोमोसोम है, वैलेंसी ऑफ क्रोमोसोम 2 बाइवैलेंट है और टेट्राड है, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन। जो विजिबिलिटी हुई है वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड दिखने लगे। इज इट क्लियर, सबको समझ में आनी चाहिए ये बात। आगे का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसी बात पे डिपेंड है कि कौन किधर खड़ा है और कौन किधर जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, द लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ बिकम विजिबल, स्प्लिटिंग हो रखी है, वो विजिबल हो गए, एक्सेप्ट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से तो जुड़े हुए हैं बेटा, अभी बहुत देर तक जुड़े रहेंगे। Thus bivalent appears as a tetrad. तो bivalent dyad condition reported in zygote, bivalent tetrad condition reported in पैकाइटिन। बहुत सारे स्टार लगा दिया है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, समझ में आया आपको। दिस इज द टेट्राड कंडीशन, 1 2 3 4, 4 मीन्स टेट्राड। ओके, बाइवैलेंट एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट टेट्राड कंडीशन इज रिपोर्टेड इन पैकाइटिन। अभी पैकाइटिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, प्रोफेज 1 की भी लॉन्गेस्ट फेज। तो यहाँ क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर। तो जो उलझे हुए हैं अब मम्मी लोग के कमांड में कि ठीक है तुम जिद कर रहे हो तो चलो इसका खिलौना तुम ले लो, इसका खिलौना तुम ले लो। तो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ डीएनए। तो यू कैन कॉल इट क्रॉसिंग ओवर। यहाँ तक समझ में आ गया, बताएं क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, एकदम अटेंटिव होकर सुनना। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो अभी देखते हैं अच्छे से ध्यान से, कौन सी है, चलो ये वाली लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, फिर से पूरी कहानी चलते हैं। ये मोनार्ड कंडीशन दिख रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये डायड कंडीशन दिख रहा है इसका, ये डायड कंडीशन इसका, और ये इसका होमोलोगस है। ओके, सेंट्रोमियर हटाया गया है सिर्फ समझाने के, तो जुड़ा रहेगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उसमें, कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। अब ये इसकी सिस्टर है, पहले से पढ़ा है हमने, माइटोसिस में भी देखा है। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, व्हाइट वाले, ग्रीन वाले दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों बहनें हैं। ये इसका डुप्लीकेट था, ये इसका डुप्लीकेट है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड। उलझे कौन है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लैटरल साइड में कौन प्रेजेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये वाली भी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टेटमेंट समझ में आया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस पेयर। ये पेयर होमोलोगस है, ये पेयर भी होमोलोगस है, आगे बढ़ रहे हैं। ये टेट्राड कंडीशन आ गया, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर के पास तो सिस्टर क्रोमेटिड है ना बेटा, दोनों सिस्टर है, दोनों सिस्टर है, दोनों व्हाइट दोनों ग्रीन। क्लियर है, आगे चले। There is exchange of chromosomal segments between non-sister chromatid of homologous chromosome. Clear? The most accepted mechanism of crossing over is breakage and reunion hypothesis. फिर से थोड़ा सा साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। Proposed by डार्लिंगटन। डार्लिंगटन ने ये कहा कि
सेगमेंट टूट रहा है और सेगमेंट को पूरा करने के लिए हमने सेगमेंट जोड़ दिया। जस्ट लाइक कि आपके पास देखो, सबके पास यहाँ पे मार्कर दिख रहा है, ठीक है, एक का ग्रीन दिख रहा है, एक का ब्लू रेयन कलर दिख रहा है, एक का नियॉन कलर में पिंक दिख रहा है। तो इनके अगर हम कैप चेंज कर लें, शायद साइज सबका एक ही है, कैप चेंज कर लें तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाएगा, वो मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल फिनोमिना चल रहा है। देखो फिर से इमेज को ध्यान से, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भले ही यहाँ पे हो रहा है, ये मिक्सिंग हो रही है, लेकिन एट द एंड लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, अभी हम नॉर्मल केस देख रहे हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे, तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम फिट है। आपने कैप चेंज कर लिया, आपके पास ग्रिपर की दो पेन है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ओके, ब्लू वाले का कैप आप ब्लैक वाले पे लगाओगे तो वो लग जाएगा, फिट हो जाता है, देखना कभी भी कैप फिट हो जाएगा। लेकिन जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ब्लू ब्लैक का पे चला गया, ब्लैक ब्लू पे चला गया। सेम वे में आपने बहुत पेंटिंग की होगी, स्केचेस में देखो, स्केचेस के कैप होती है, तो उनके भी अगर कलर डिफरेंट है तो आपको पता चलेगा, अगर सेम होता है तो इसका कैप उसके ऊपर, उसका कैप इसके ऊपर, फिर आप जब उसको ओपन करते हो तो अंदर जो कलर के टिप कलर प्रेजेंट रहता है उससे आप ऐसे पलट पलट के देखते हो, छोटे पे सबने किया हो, अरे ये ब्लू का है, लगा दो, सब ऊपर से नियॉन कलर के होते हैं, अंदर उसके कलर पार्टिकल टच रहते हैं, उससे पता चलता है अरे ये नीले वाले का, उसका ये है, गलत लग रहा है, इस तरीके की चीजें होती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन एट द एंड पूरा क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करके वापस अपने स्ट्रक्चर में कंडेंस हो जाए। समझ में आया? जस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ और फिर वो सेपरेट हो गई, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में चेंजेस आ गए। अब आप रिजल्टेंट देखो, ये टेलोफेज तक चला गया एक ही इमेज में, रिजल्टेंट आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एज अ रिजल्टेंट आपको एक पूरा प्योर पेरेंटल दिख रहा है, ये वाला, एक पूरा प्योर पेरेंटल दिखा, ये वाला, क्लियर है? दो मिक्सिंग दिखी, इसका पार्ट व्हाइट वाला यहाँ चला गया और ब्लू वाला यहाँ, सॉरी, व्हाइट वाला यहाँ चला गया और ब्लू वाले का ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तुम लोग को समझ में आया बेटा? आर्या, योगीराज, योजना, वेदांत, सिद्धि, स्नेहा, सुभान, क्लियर है सबको? ये जेनेटिक्स की भी बेसिस है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहीं पे डिजीज है, यहीं पे एब्रेशन है, यहीं पे सब कुछ यहीं पे है। इसी फिनोमिना में कि आप घर लौटते वक्त कौन सा खिलौना लेके आ गए, कोई हार्मफुल चीज मम्मी ने देखा नहीं, सिर्फ जिद देखा, और वहां से कोई उसके पास ब्लेड था या कुछ इस तरीके का था जो निडल की तरह था, धस सकता था। यहाँ ये वाली आंटी जी ने, मम्मी ने बड़े अच्छे से ध्यान रखा था, वो ऐसे कोई भी चीज खिलौने में नहीं रखती थी, लेकिन उससे उनका बच्चा ले आया और वो उससे इंजेक्ट हो गया, वो उससे इंजरी हो गई उसको, तो दैट इज डिजीज। समझो इसको, जीन में यही एक्सचेंज अगर हार्मफुल हो गए तो डिजीज हो जाती है, ओके, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कई चैप्टर की समरी है बेटा, यहाँ पे बेसिक्स, समरी नहीं बेसिक्स। क्रॉसिंग ओवर अकर्स रैंडमली, कुछ नहीं पता है कि कौन से धागे जुड़ेंगे, कोई बता पाता है क्या कि मेरा होने वाले बच्चे का आंख मेरे पे जाएगा? कोई बता है इसकी, इसके हाइट कितनी लंबी होगी? 5 साल के बच्चे को देख के बता सकता है कि इसकी हाइट कितनी होगी? तो देयर इज नथिंग विजिबल, नथिंग श्योर, एश्योरेंस नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके पास चिप नहीं आ जाएगी और उस चिप में सारे डेटा नहीं डाल दिए जाएंगे कि हाँ ये बच्चा सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलेगा और अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट भी बनेगा, तो एकदम भयंकर कॉम्बिनेशन निकलेगा उनके बीच, ठीक है? तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं है, तो दैट इज रैंडमली, कौन से धागे कौन से खिलौने उस दिन उसको पसंद है, कौन से धागे कहाँ से उलझे हैं, किस क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर में उलझे हैं, और रिजल्टेंट वो क्या एक्सप्रेस करने वाले हैं, दैट इज टोटली बाय चांस रैंडम फिनोमेना। इट ब्रिंग्स न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जिसको आपने बड़े खूबसूरत चैप्टर में रट रट के बैठे होगे, हेरिडिटरी एंड क्या था, इवोल्यूशन, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में आपको आया होगा हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, उसमें भी आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि हम एग्जैक्ट पेरेंट के कॉपी नहीं दिखते हैं, लेकिन सिमिलरिटी होती है और वेरिएशन होता है, दैट वेरिएशन इज वेरिएशन, ओके। तो उसके पीछे का कोर कहाँ गया, सेल डिवीजन के टाइम जो मियोसिस हो रहा है उसमें क्रॉसिंग ओवर है, दैट इज द कोर।
क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये कहा स्टर्न होता ने, और मैडम तो आपकी सभी चीजों को एंजाइमेटिक एक्टिविटी बोलती है, जब तक लिविंग है तो एंजाइम। ओके ये सारी जो मैकेनिज्म हो रही है दैट इज द अंडर कंट्रोल ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ऐसे ही नहीं धागे उलझ रहे हैं, ऐसे ही नहीं धागे टूट रहे हैं, तो सिंपल वहां पे कटिंग एंजाइम्स हैं, वहां पे लाइगेजिंग एंजाइम, लाइगेज करने वाला ग्रुप बताया है। ओके एंड कट कराने वाले भी ग्रुप है, एंडोन्यूक्लियस जैसे एग्जांपल बताया था। तो कटिंग लगाया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर दिया, तो वहां से सेगमेंट यहाँ आया, तो कुछ तो हुआ होगा ना बेटा, तो दैट इज द अंडर एंजाइमेटिक कंट्रोल। पैकेटिंग क्लियर है? नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन ऑल्सो कॉल्ड डबल थ्रेड स्टेज, तो बहुत पहले से दिख रहा है हमें डबल थ्रेड, कैसे याद रहेगा? तो अब समझना है कि जो एक्सचेंज हो गया है उसको अलग अलग करके वापस दो में करना है, जो बीच में जुड़े हुए हैं उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था उसको अलग होना स्टार्ट हो। तो वन बाई वन देखो, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सरफेसेस इन ह्यूमन के केस में यही डिप्लोटीन फेज जो हम आपको बता रहे थे एग्जांपल कि ओवम जो फॉर्म हो रहा है आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, जो एक पर्टिकुलर गर्ल को आफ्टर प्यूबर्टी ही फॉर्म हो सकता है, दैट इज द फिक्स। रिप्रोडक्टिव फेज में वो जब चली जाएगी तभी उसका ओवम फॉर्म होगा। इसका मतलब वो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी वो फर्टाइल नहीं है, वो पर्टिकुलर फीमेल फर्टाइल नहीं है, और सेम मेल के केस में होता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन नंबर ऑफ ओवम दैट इज फिक्स्ड इन फीमेल केस, फीमेल के केस में नंबर ऑफ ओवम फिक्स है, और ये मियोसिस डिवीजन उसका अपनी मम्मी के वॉम में ही चल रहा है, मतलब यूट्राइन स्टेज में ही डिवीजन स्टार्ट हो गया था, जो आप पढ़ रहे थे ना अभी तक, ये सारी कहानियां आप सभी गर्ल्स में, ये सब आप अभी इस टाइम आपका जो स्टेज है दैट इज डिप्लोटीन में अरेस्टेड था, और आपने प्यूबर्टी अटेंड कर लिए, तो अब डिप्लोटीन के आगे आप सेकेंड मियोसिस में अरेस्टेड। ओके समझना हम क्या बता रहे हैं? तो आपके जर्म सेल्स डिवाइड करना आपके मम्मी के वॉर्म में ही स्टार्ट हो चुके थे, दैट इज फिक्स्ड इन फीमेल केस नॉट इन मेल केस। मेल के केस में ऐसा नहीं होता, तो ध्यान रखना। तो वो कैसा हो गया, अब सिर्फ आपको ये लॉन्गेस्ट फेज याद रहे इसलिए हम बता रहे हैं। कितनी लंबी होगी वो, मैमल्स के केस में तो सालों की हो गई, कहाँ आप घंटे में, कहाँ आप 24 घंटे में माइटोसिस करा रहे थे, तो समझ में आ रहा है दोनों का लिंक। एंड ऐसी लंबी डिप्लोटीन स्टेज को कहते हैं डिक्टियोटी, ये भी एमसीक्यू है। जो भी हमने फीमेल का केस बताया वो मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का, डिप्लोटीन क्या है, डिक्टियोटीन बोलते हैं। ओके तो लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सब फेजेस अरेस्ट हो गया, अब वो बच्ची जब जन्म लेती है तब से उसके प्यूबर्टी तक वो इसी फेज में अरेस्ट है, इसके आगे डायाकाइनेसिस में तब स्टार्ट होगा जब उसने प्यूबर्टी अचीव कर। क्लियर है बच्चा? It may take few hours to several months or years. After the crossing over, now sister non-sister chromatid start separating from each other. बेटा ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही करना है ना, अगर सिस्टर क्रोमेटिड को भी सेपरेट कर दोगे तो एनाफेज आ जाएगा बेटा। क्लियर है ना? तो सेपरेशन किसके बीच में होना है, वो वाले खिलौने जो हमने एक्सचेंज कर, तो वो कहाँ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, गलत नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग हो गई डिप्लोटीन में, the separation begins from the centromere and it proceeds towards the telomere। कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, कैसे भी वो उलझे थे, लेकिन सेपरेशन सेंट्रोमियर से स्टार्ट होगा और टेलोमियर पे एंड हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ सेपरेशन इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। फॉर्मेशन को क्या बोला था हमने, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को बच्चों को अलग अलग अपने घर में ले जाने की तैयारी हो रही है, वो एक्सचेंज हो चुके हैं खिलौने, बस अब उनका खिलौना इधर पे, का खिलौना इधर पे, और उसमें एक्सचेंज वाले खिलौने भी ऐड हो। ओके क्लियर है? तो प्रोसेस इज टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनेट कर दे, जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको तोड़ना स्टार्ट हो गया। द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज डी सिनेप्सिस। बनना था सिनेप्सिस, सिंथेसिस, एंड अलग होना क्या हो गया, डी सिनेप्सिस। कोई क्वेरी, कोई क्वेरी बेटा? आर्या, योगीराज, योजना, तन्वी, तन्या, तान्या, सुभान, स्नेहा, सिद्धि, कोई क्वेरी बेटा? आधे तो नाम में इसीलिए नहीं।
टाइटल तो मैं कभी गलती से नहीं लेती, 2 साल में मैंने बच्चों के टाइटल, एक मैथिली कर मर कर, बस वही याद है। उसको भी मैं बोलती थी तुम्हारा टाइटल ही कह रहा है कर मर कर, करती रहे मरती रहे फिर भी कर। ठीक, ओके क्लियर, चलो। As a result of terminalization, the non-sister chromatids separate from each other except at those points where already the crossing over has been taken place. जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, अभी भी क्या है कहानी ये चल रही है कि खिलौने रखने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो खिलौना एक्सचेंज करना है उसके लिए मम्मी लोगों से बहसबाजी चल रही है, मैं लेके जाऊंगा, मैं करूंगा, तो ये प्रोसेस चल रही है। तो सारा का सारा देखो, आप एक चीज समझना है यहाँ पे, देखो ये रियल इमेज है, इसमें आप ध्यान से सुनो। ये तो सेंट्रोमियर वाला पोजीशन हो गया, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक पार्ट, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का दूसरा पार्ट, एक पार्ट इधर होगा, उस पर अभी नहीं जा, ठीक है। जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जब आपने जिप बंद की थी तो ये पूरी यहाँ तक बंद की थी, ये पूरी यहाँ तक बंद की थी। अब ये सेंट्रोमियर है इसलिए नॉन सिस्टर इधर जाएगा, नॉन सिस्टर इधर है, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर है, ये भी नॉन सिस्टर है, ये भी नॉन सिस्टर नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि सेंट्रोमियर आपको बीच में दिख, चलो मैं जो समझा रही बस इतना देखो। तो इस सिस्टर क्रोमेटिड्स का ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाला पार्ट, छोड़ो इस इमेज में नहीं दिखता, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों, ये वाली और ये वाली, ये उलझ गए। जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, जब आपने थ्रेड उलझाए थे, तो मैंने बोला था कि एक एक्सिस से स्टार्ट होके पूरे थ्रेड उलझे थे, ओके। अभी सेपरेशन तो स्टार्ट हो गया डिप्लोटीन में, लेकिन सेपरेट कौन हुए, जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हुआ है, तो हम कहें कि ये सारे सेपरेट हो चुके हैं, ये सारा सेपरेट हो गया है, कौन सा रह गया है, मार्किंग देखना, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है बेटा। ये वाला पोर्शन अभी भी रह गया, मैं इसका खिलौना ले जाऊंगा, मैं इसका खिलौना ले जाऊंगा, ओके। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन और इसको बोलते हैं कास्मेटा फॉर्मेशन, ओके। तो फिर से सुनो, एज अ रिजल्ट ऑफ टर्मिनलाइजेशन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट वेयर ऑलरेडी द क्रॉसिंग ओवर हैज बीन टेक्स प्लेस। These contact points are egg shaped। अब देखो मैं बोल रही हूँ, तुम्हें अभी देखना, इमेज समझना, समझना इसको ध्यान से, क्या बताने जा रही हूँ। ये पूरा पोर्शन अलग हो चुका है, जो हम रेड से लाइन कर रहे हैं, ये पूरा पोर्शन अलग हो चुका है, दिस इज नॉट सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर नहीं है, इसलिए हमने वो इमेज यहाँ पे स्विच कर दिया था, उससे एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो ये क्या हुआ बेटा, ये स्टिल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरे सब जगह से ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पोजीशन पे एज इट इज है, समझ में आया। अब आप सब डिलीट कर दो, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को देखो, ये क्या है, एक्स है, इज इट एक्स, मार्किंग कर रही हूँ, फिर ध्यान से देखो, ये फॉर्मेशन क्या हो गया, एक्स फॉर्मेशन हुआ, वो दिख रहा था, ओके। Is it clear? These contact points are egg-shaped and known as chiasmata. तो chiasmata का formation question है, that is not pachytene, that is not liptotine, that is not zygotine, ये सब कुछ भी नहीं होंगे, chiasmata का formation है डिप्लोटीन में, right answer। इसका मतलब अब बस क्या प्रोसेस बाकी रह गया, इस chiasmata को तोड़, तो सारे खिलौने अपने अपने पास आ जाएंगे, भले ही एक्सचेंज हुआ, लेकिन नंबर ऑफ टॉयज इक्वल हो गए, जितने हम लेके आए थे उतने टॉयज लेके हम जा रहे हैं, एक को हमने एक्सचेंज कर लिया, क्लियर। दे वर फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय जेंसन इन 1909 और यहाँ से वेरिएशंस के बेसिस की स्टडी स्टार्ट हो गई, प्रूफ मिल गए। तो दिस इज कास्मेटा बेटा, अगेन देखो फोकस करके, दिस इज कास्मेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एक्स बन रहा है, ये कास्मेटा है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बाकी सब फ्री है, टर्मिनलाइजेशन इधर हो चुका है, टर्मिनलाइजेशन नीचे हो चुका है, सभी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे फ्री हो गई है, पूरा एंड फ्री है,
लेकिन यहाँ जहाँ जुड़ा है दैट इज chiasmata formation reported in diplotin. If chiasmata are present at the end of chromosome, टर्मिनल हो गया, फिर से वही कहानी टर्मिनोलॉजी, एंड पे है तो टर्मिनल. इफ दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ क्रोमोसोम, एक वर्ड मैंने दिया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसी तरीके से कहीं बीच में है तो क्या हो गया इंटरकैलरी chiasmata. chiasmata आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. बेटा ये स्टेटमेंट आया हुआ है और समझो इसको, क्रॉसिंग ओवर होगा तभी chiasmata बनेगा. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर इज नॉट द रिजल्ट ऑफ chiasmata. chiasmata इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. पहले ये प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से सेपरेशन के बाद सेपरेशन हो गया और टर्मिनलाइजेशन में वो पोर्शन ज्वाइंट है, इसलिए chiasmata आपको दिख रहा है. तो chiasmata आर द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. समझ में आया? More the length of chromosome, more will be the frequency of chiasmata formation. अरे देखो, मेरे पास 100 रुपए तो तुम्हारे पास धनी बनने के चांसेस बहुत कम है. तुम चले गए अंबानी जी के पास, तुम्हारे धनी बनने के चांसेस ज्यादा है. तो लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम 0.3-0.4% उसी को डिफाइन करेगा. जिसका 0.3-0.4% जितना ज्यादा होगा उसके अंदर chiasmata के फॉर्मेशन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे. सिंपल. उतने ज्यादा धागे बाहर निकलेंगे, उतने ज्यादा ज्यादा धागे के आपस में इंटरेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. हमने बोला कि एक खिलौना लेके आ गए, मान लो 3 खिलौने के लिए लड़ाई हो रही है, तो तीनों खिलौने में फिर देखना पड़ेगा, तो उलझने के चांसेस हायर हैं कई साइड से. क्यों? इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर लिंकेज फिनोमेना, तो आपको जेनेटिक्स में पढ़नी है. ठीक है, तो जितना लंबा क्रोमोसोम उतनी ज्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी कि उसके उलझने के चांसेस और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के चांसेस ज्यादा हैं. आपको क्योंकि सिंपल वे में पढ़ना था तो आपने एक chiasmata फॉर्मेशन देख लिया. इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सबको? तन्वी, योजना क्लियर है? बड़ी अच्छी बात है यार, तुम लोग को सबको म्योसिस एक बार में समझ में आ जा रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ, और कल हम पूछेंगे तो फिर बात करते हैं, है ना? द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन बताएगा कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम? बताओ बेटा, फटाफट बताओ, आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट बाकी, 8 मिनट बाकी. बनाओ. क्लियर बोलो हर्षिता, सुनाई. 2 आर्म्स आर एब्सेंट ना, करेक्ट. मतलब टर्मिनल एंड पे सेंट्रिक प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो टीलोसेंट्रिक हो गया. एक आर्म होगी ही नहीं, सिर्फ 2 आर्म्स दिखेंगे आपको, वो भी किस केस में, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे. तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ chiasmata. हाँ बेटा, सेंट्रोमियर एक एंड पे, वेरी गुड. द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ chiasmata, क्योंकि इनकी तो पूरी चांसेस ही इतनी है, तो नंबर ऑफ chiasmata बढ़ने के चांसेस ज्यादा है. सेंट्रोमियर एक तरीके से डिवाइड कर दे, बस आप ऐसे समझो. मैक्सिमम, ये डेटा याद रखना, 14 chiasmata आर ऑब्जर्व्ड इन विशिया फैवा, प्लांट का नेम है. उसके क्रोमोसोम में पॉसिबिलिटी जो दिखी वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ chiasmata, मतलब 14 जगह से वो एक साथ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिक्सिंग हो रही. ओके, और हो सकता है इसके और भी ज्यादा मैक्सिमम है, दैट इज द रिपोर्टेड. क्या मिला साइंटिस्ट को, वो देख रहा है, दैट इज रैंडम फिनोमेना. मैंने बताया कितना उलझेगा, कहाँ उलझेगा, दैट ऑल आर रैंडम, डिसाइड नहीं किया जा सकता. लास्ट है diakinesis. The diplotin stage slowly changes into diakinesis. In this phase, terminalization is completed. कहाँ incomplete था? वही जो X शेप बन रहा था, जो X स्ट्रक्चर बन रहा था, ये ज्वाइनिंग पे अभी भी जुड़ा हुआ है लॉन्ग सिस्टर क्रोमेटिड. तो कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन इज रिपोर्टेड इन diakinesis. बेटा क्वेश्चन सुनो ध्यान से. टर्मिनलाइजेशन बिगिंस इन डिप्लोटी, और कंडेंसेशन अभी चल ही रहा है, पैरेलली कंडेंसेशन चल रहा है. तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज स्टार्टेड इन डिप्लोटीन
एंड्स इन डायाकाइनेसिस, और डायाकाइनेसिस में वो अभी कहाँ पे जुड़ा था, काइस्मेटा, सिंपल सी बात। ओके, कोई कंफ्यूजन? In this phase terminalization is complete. The nuclear membrane, अब तो हमको अपनी पूरी कहानी हम तो वहां पे जो चल रही थी वो तो रखनी है। लास्ट फेज आ चुका है, लेट प्रोफेज हो गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेंट्रियोल पोल पे पहुंच चुके होंगे। तो सारे पॉइंट यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। The formation of nuclear spindle apparatus begins with the disappearance of nuclear membrane. पता है हमें ये वाली बाउंड्री हमको हटानी है, तो इधर कहीं सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल भेजेंगे अपने स्पिंडल फाइबर्स को, और फिर वही कहानी अब मेटाफेज पे ले आओ और जस्ट होमोलोगस पेयर को सेपरेट करो। स्प्लिटिंग नहीं होगी, देखो एक साइड का स्पिंडल एपरेटस इसको पकड़ लिया, एक साइड का स्पिंडल एपरेटस इसका, तो इसके काइनेटोकोर तो फ्री है ना बेटा एक साइड का, तो स्प्लिटिंग कैसे होगी सोचो। अभी तो ये ऐसे है, पेयर में, पहले तो पेयर अलग होगा, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया पहले ही फेज में। क्लियर है? अब आ जाओ एनसीईआरटी पे वापस, जो लिखा था पॉइंट्स समराइज कर लेते फटाफट। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis two. Sequential, meiosis 1 के बाद ही 2 आएगा, 2 के बाद नहीं 1 आएगा, तो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, पूरा सेल साइकिल एक ऑर्डर वे में हमने बहुत पहले पढ़ रखा, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हम मेयोसिस 2 गए नहीं है, अभी तो अपन यहाँ पे ही देख रहे हैं कि प्रोफेज कंप्लीट हुआ है तो मेटाफेज आएगा। क्लियर? तो आपको पता है मेयोसिस 2 और 1 के बीच में अगर बीच में फिर से डीएनए रेप्लिकेट कर दोगे तो बेटा 4C से वो तो हो गया 8C, क्या क्या नॉर्मल करें, तो रेप्लिकेशन की नीड नहीं है। आप यहाँ पे देखो, इस इमेज में ध्यान से देखो फिर से, यहाँ अभी नीड है क्या कि इसको कॉपी ऑफ डीएनए बनाया जाए, नीड ही नहीं है। अभी तो ये सिस्टर क्रोमेटिड जो आपने एनाफेज में अलग किया था माइटोसिस में, वो तो अभी जुड़े ही हुए हैं। तो हम फर्स्ट मियोसिस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर को आधा आधा कर दिया, एक साइड एक साइड एक, तो हैप्लॉइड बना रहे हैं। सेकेंड मियोसिस में अपन उसको नॉर्मलाइज करेंगे, तो अभी डीएनए तो ऑलरेडी डबल कंटेंट यहीं पे प्रेजेंट है, पेरेंटल डीएनए, ये डबल वाला डीएनए। क्लियर है? डीएनए को नॉर्मल करना सेल डिवीजन का बेसिस है, तो वो तो अभी ऑलरेडी नॉर्मल नहीं हुआ। मियोसिस फर्स्ट में नॉर्मल हुआ क्या? मियोसिस फर्स्ट में नहीं हुआ है, अभी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए 2 सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है। ओके, meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase. S phase बनेगा, डबलिंग होगा, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। Meiosis involves pairing of homologous chromosome, that is more important point, and recombination, जो नया कॉम्बिनेशन बना, रिकॉम्बिनेशन। अब देखो ये सुंदर सी इमेज है, इसमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फिर आपको पढ़ना है, तो आप देखो यहाँ पे नए नए कॉम्बिनेशन हो गए ना। हम जब स्टार्ट किए थे तो हमारे पास सिर्फ 2 ये थे, मदर के और फादर के, लेकिन हम जब रिजल्टेंट आए हैं तो एक प्योर मदर वाला रह गया, एक प्योर फादर वाला रह गया, और ये 2 रिकॉम्बिनेंट है। ये कॉम्बिनेशन तो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, दैट इज द वेरिएशन, यही जेनेटिक वेरिएशन। ओके बच्चा, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ और होमोलोगस पेयरिंग हुई, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेयोसिस। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहानी हो चुकी बहुत सारी। homologous chromosome, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Meiotic events can be grouped under the following phases: 1 sub 1, 2 sub 1, 2, सीक्वेंस वही रहेगा। ओके बच्चा, तो अभी आज हम लोग कहाँ तक आ गए, यहाँ, बस इतना पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहीं से सारे क्वेश्चन आ, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डायाकाइनेसिस, इन्हीं के क्वेश्चंस आप देखोगे पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा है। देखो ये सिंपल ऑफ मेटाफेज है, ध्यान क्या रखना है, क्रोमोसोम स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, दैट इज द मेन पॉइंट। नहीं हुई तो क्रोमोसोम आधे जिधर से जुड़े थे वो इधर चले जाएंगे, जिधर से जुड़े वो इधर चले जाएंगे, फिर से टीलोफेज आ गया, 2 सेल बन गई, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो ये 2n से स्टार्ट किया था, हैप्लॉइड बन गया। नाउ व्हाट, इसको हम बोल रहे हैं मेयोसिस, माइटोटिक मेयोसिस बोल रहे हैं। तो माइटोसिस करा देना, सेम फिर से न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, कंडेंसेशन स्टार्ट,
मेटाफेज आएगा, इक्वेटर पे ले आओ। अभी स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ नहीं हुआ था वो यहाँ पे कर दो, खत्म हो गया सेल साइकिल, अपने आप पकड़ लेना। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे बच्चे हो, कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर एंड कर। अब आज अच्छे से टेस्ट दे लो, इसलिए एंड भी कर देते हैं, और ये वाला पोर्शन हो गया अपना, तो एनसीईआरटी रीड कर लेना। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, ये जो दिख रहा है एनसीईआरटी में, इसको आप सब रीड कर लेना, मार्किंग कर लेना, रीड कर लेना। ओके, कल देखेंगे मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज। चलो, कोई डाउट होगा तो पूछना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। कोई डाउट है पेपर में तो